अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद, इन्हें कहते हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपकी मामूलात ज़िंदगी भी खुश खुरम चल रहा होगा। और आज सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास वो यही है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे के दौरान जो आपको पता है कि 9 सितंबर को कतर पर हमला हुआ था, बाज़ाब्ता तौर पर उस हमले पर माफ़ी मांग ली है नेतन्याहू साहब ने, जिसमें इसराइल ने दोहा में हमास रहनुमाओं को बेसिकली टारगेट बनाया था और वो महफूज रहे थे। और वाइट हाउस ने ये तस्दीक की है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू में दोहा पर इसराइली हमले में कतरी एहलकार की हलाकत पर इजहार अफसोस भी किया है। और मज़ीद बयान में ये भी बताया गया कि कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भी अफसोस जाहिर किया है और यकीन दहानी कराई है कि आइंदा ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं नहीं बोलता, ये पैसा बोल रहा है। और इस वक्त जो डील हुई है पाकिस्तान और सऊदीया के माबेन, इसके बाद से जो कतर है ना, उसने भी शायद ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि वो किसी तरह से किसी और मुल्क की तरफ देखेगा। और इसी वजह से अमेरिका ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद अब इनकी जो यकीन दहानी है उसके ऊपर मामलात आ चुके हैं। और कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इन यकीन दहानियों का खैर मकदम करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के लिए ताउन जारी रखने का हुक्म भी अज़्म का इरादा किया। और दोनों रहनुमाओं ने राब्ते बेहतर बनाने और मुश्तरका सलामती के इक़दाम को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। बट इसराइल के अज़ाइम, आपको पता है इसराइल के अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं हैं और वो इस पूरे खित्ते पे कब्जा करना चाहता है। और अल्लाह करे कि ये जो माफ़ी है ये लॉन्ग टर्म माफ़ी हो, नहीं तो कल वो फिर हमें हमला करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके पीछे क्या कुछ अब है मुहर्रिकात, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको लेटेस्ट न्यूज़ ये देते हैं कि पंजाब हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जदीद तरीन एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया है। और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक पहला निज़ाम है जो मौसम की सूरत हाल और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। और ये सिस्टम लाहौर, फैसलाबाद समेत सूबे के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मददगार साबित होगा। इसके तहत अब होगा क्या, वो ये होगा कि शहरियों के लिए हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी की जाएगी ताकि वो पहले से अलर्ट हो जाएं। फिर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिताह के मौके पर यह भी बताया कि नया निज़ाम, आप ये बताएं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज भी है। जो जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि जो इंटरनेशनल फोरकास्ट सिस्टम है जिसमें वेंडी और यूरो आ जाता है, तो ये बैनुल-अक़वामी मॉडल्स के साथ भी हम आहंग होकर आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करेगा। और मज़ीद खुसूसियात ये हैं कि इस सिस्टम में रवा साल नफ्स किए गए जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का डेटा भी शामिल होगा। और साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह भी बताया कि इस वक्त पंजाब में 41 मॉनिटरिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्हें आइंदा दिनों में बढ़ाकर 100 तक ले जाया जाएगा। और ये सिस्टम न सिर्फ आलूदगी की पैमाइश और मौसमी हालात का रिकॉर्ड मुरतब करेगा, बल्कि शहरियों को सेहत की हिफाजत से मुतल्लिक भी एहतियाती तदाबीर भी फराहम करेगा। और शहरियों पर यह भी जोर दिया गया है कि वो माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ कोशिशों में हुकूमत का भी साथ दें। साथ ही साथ स्मोक के दौरान जो बुजुर्ग हो गए, बच्चे या फिर जिन लोगों को सांस लेने में मुश्किलात होती हैं, इस तरह के मरीज होते हैं, वो खुसूसी एहतियात करें और शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। बिल्कुल ऐसी है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे यकीनी तौर पे दूसरे सूबे भी परेशान हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी इंतजामात हैं, इस तरह के, जिस तरह अभी गज़ल स्टोरी बता रही थी, हमने 1-2 दिन पहले यहाँ पे ट्रेन्स की स्टोरी, इनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की स्टोरी शेयर की है। एक बुलेट ट्रेन बन रही है, एक टूरिस्ट ट्रेन बन रही है यहाँ से मरी तक, उसकी भी बात की थी हमने इसी शो में। सो बहुत सारी चीज़ें पंजाब में हो रही हैं, लेकिन अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी इनकी फिजिबिलिटी पास हुई है। अब ये देखते हैं कि इनके ऊपर अमल दरामद कितना तेज़ी से होगा, ये सिस्टम कब तक इंस्टॉल होंगे और इंस्टॉल होने के बाद जो है वो कारामद साबित होंगे, कितने लॉन्ग टर्म सिस्टम होंगे, ये तमाम तर चीज़ें। अगर ये लॉन्ग टर्म सिस्टम साबित होंगे तो फिर यकीनी तौर पर पंजाब अपनी मिसाल आप होगा, सिंध को भी इस तरह का कुछ करना होगा, केपी को भी इसी तरह का कुछ करना होगा और बलूचिस्तान को भी इसी तरह का कुछ करना होगा। अदरवाइज उनकी आवाम ये कहेगी कि पंजाब के लोगों के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं तो हमारे पास नहीं। और गज़ल में आपको बताता चलूँ कि जब कराची जाता हूँ, कराची का कुछ शख्स, कोई भी हमारा दोस्त पंजाब में आता है तो उसको आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि उनको पंजाब यकसर मुख्तलिफ लगता था। वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ी मुतासिर होते थे, यहाँ की मेट्रो को लेकर बड़े मुतासिर होते थे। तो ऑलरेडी जब वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के सिस्टम को देख के उनको एक डिफरेंट स्टेट नजर आती है। सो सिंध को भी अब इस हवाले से अब कॉम्पिटिशन में आना पड़ेगा, अदरवाइज ये पंजाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या फिर इस तरह के कामों में बहुत पीछे रह जाएंगे। और जाहिर है जिस तरह से आपने इन डिटेल बताया ना कि इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद कितना ये लॉन्ग टर्म चलता है, ये भी देखना होगा।
फिर इससे एक अच्छी बात ये होगी कि आवाम को पहले से पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको अब सिंध के हवाले से बताते हैं। देखा देखी जिस तरह में हम आपको बता रहे हैं कि एक काम पंजाब में होता है तो दूसरा काम सिंध में भी होता है। पंजाब में आपने देखा होगा पिछले दिनों में व्हीकल टेस्ट सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, जहां पे आपकी व्हीकल की को टेस्ट किया जाता था कि आया कि वो इस काबिल है कि रोड में वो जा सके, सेफ्टी उसके मेजरमेंट्स लिए गए थे। ये सिस्टम दुनिया भर में राइज है। अगर आप यूएई की बात करें तो वहाँ पे हर साल आपकी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होती है, उसको बिल्कुल नए सिरे से रजिस्टर किया जाता है, आपको एक कार्ड दिया जाता है और वो आपका यही होता है कि उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है। अब सिंध हुकूमत ने सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम करते हुए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया और नई तरामीम के तहत शहरों में चलने वाली भारी गाड़ियों की उम्र की हद 35 साल और इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल और बैनुल सूबाई रूट्स पर 20 साल मुकर्रर की गई है। अच्छा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मालिकान को फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र और जदीद हिफाजती निज़ाम के नफाज में अमल करना लाजिम होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने होंगे और बैनुल सूबाई रूट्स पर 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से पुरानी गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा, जबकि शहरों के अंदर 35 साल की हद मुकर्रर की गई है और कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा और तमाम गाड़ियों का रोड डिटेस्ट लाजमी होगा। पहली खिलाफ वर्जी पर मामूली और दूसरी पर 2 लाख और तीसरी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा और हर गाड़ी में जीपीएस डिवाइस, फ्रंट और बैक के एचडी कैमरे और ड्राइवर मॉनिटरिंग कैमरे और 360 डिग्री कैमरा नस्ब करना लाजमी होगा। ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप हो चुका है। इस तरह की चीज़ें आपको शायद अभी बैरून मुल्क जितने भी बैरून मुल्क है वहाँ पे भी इस तरह की नजर नहीं आएंगी कि कैमरा भी 360 कैमरा भी होगा, ड्राइवर को मॉनिटर करने के लिए भी कैमरा होगा, बहुत सारी चीजें। अल्लाह करे कि इसको ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। दैट इज वेरी एक्सीलेंट स्टेप, क्योंकि सिंध में हमने बहुत से हादसात देखे हैं जिन पर हमने बाकायदा सेगमेंट्स किए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है और हमने बाकायदा खुद आई विटनेस देखी है कि वहाँ किस तरह के हालात होते हैं। गाड़ियों की इतनी बुरी हालत कि वो रोड पर फिर भी चल रही होती है और फिर क्या होता है नतीजा कि वो एक्सीडेंट की वजूहात हमें सामने आती हैं, हमें देखते हैं कि कीमती जाने उनका ज़या हो जाता है। तो इस हवाले से अब जितनी भी हैवी ट्रैफिक्स हैं उनमें सेफ्टी डिवाइसेस को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिनमें जैसे कि हसनैन ने आपसे जिक्र किया कि कैमरास भी होंगे 360, इसके साथ साथ फिर भारी जीपीएस होगा, फिर इसके साथ साथ भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। क्योंकि ये किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए ही है। फिटनेस सर्टिफिकेट उसका लाजमी होगा, गाड़ियों की एज लिमिट लाजमी करार दे दी गई है कि गाड़ी कितनी पुरानी है, कितनी चल सकती है, अब मजीद उसमें सांस नहीं है कि वो मजीद रोड पर आप उसको लेकर जाएं। तो इस हवाले से अब मुकम्मल तौर पर एहतियात की जाएगी। तो आप लोग भी एहतियात करें, हमारी आपसे यही गुजारिश है। आगे आपको एक और लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान और आईएमएफ के हवाले से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त $1 अरब के लिए अब मुज़ाकरात जारी हैं। साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि आईएमएफ के जायज़ा मिशन ने वज़ारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम से तफसीली मुलाकात भी की है और इस वक्त रिव्यू भी जारी है कि किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, जिसमें अगली किस्त उनको दी जाए, जिसमें $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़े पर मुज़ाकरात हैं। साथ ही साथ फरीकैन के दरमियान आईएमएफ की शराइत पर जो मेन चीज़ है अमल दरामद और पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी कारकर्दगी के अदादो शुमार पर भी तफसीली बातचीत हुई और मुज़ाकरात के दौरान महसूलात में इजाफे, फिर अखराजात में जो हमारा बैलेंस है एक नज़्म-ओ-ज़ब्त, फिर इस्लाहाती इक़दामात से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। और ज़राए ये बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तानी हुकाम से इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से मुतल्लिक़ भी पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईएमएफ ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है और तवक्को ये है कि आईएमएफ मिशन के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन वज़ात, ये जो गज़ल ने खबर बताई है ये काफ़ी मेरे हिसाब से हौसला अफजा भी है लेकिन कुछ तशवीशनाक भी है। एक तरफ हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो सफारती सतह पे पाकिस्तान बहुत सारी कामयाबियाँ समेट रहा है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर आपने देखा होगा कि सऊदीया के साथ हाल ही में हमने एक डील साइन की है जहाँ पे सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला होगा और उसके हवाले से बहुत सारी न्यूज़ भी आई कि क्या पाकिस्तान की मईशत जब डिफ़ॉल्ट होगी तो क्या उसको हम सऊदीया की मईशत डिफ़ॉल्ट होना समझें या फिर पाकिस्तान का जो कर्जा है इसको सऊदीया का कर्जा समझे। तो ये एक डार्कर साइड है जहाँ पे $1 अरब के लिए हमें हर 2-3 महीने बाद आईएमएफ को जवाब देना पड़ता है, अपने प्लान्स के हवाले से उनको बताना पड़ता है।
इस डार्कर साइड से हमने किस तरह से निकलना है, डेट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि सफारती महाज एक तरफ है, खेल का महाज एक तरफ है, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तरफ है, सैलाब से निकलना एक तरफ है, बहुत सारी बाकी स्टेबिलिटीज हैं वो एक तरफ है, लेकिन अच्छा। दैट इज द रियलिटी कि आपको कर्ज लेना पड़ता है। अभी आपने वो सैलाब की बात की ना, तो गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि वो अभी फिस्कल और जितनी भी मजीद मालूमात है, जैसे कि जो फ्लड के हवाले से हमारी हुई, उसके हवाले से रिपोर्ट वो पेश कर चुके हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले कहा था, रिव्यू मिशन और परफॉर्मेंसेस वगैरह देखा जा रहा है, तो उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला होगा, क्योंकि रेवेन्यू परफॉर्मेंस होगी, फ्लड इम्पैक्ट की जो डिटेल्स थी वो गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टांस सामने आता है कि हमने उसकी रिपोर्ट IMF के जो जायजा मिशन है उसको पेश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, ये एक ऐसी साइड है जहाँ पे गवर्नमेंट को और फील्ड मार्शल साहब को देखना होगा। अगर वो देखेंगे तो शायद यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स पाकिस्तान के लिए ज़रूर होंगे। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चीन के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो कि हमारे सामने आई। चीन में दरियाफ्त होने वाली तकरीबन 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी ने इंसानी इर्तिका से मुतालिक अब तक के तमाम नज़रियात को चैलेंज कर दिया। नई तहकीक के मुताबिक जदीद इंसानों, जिसको होमो सैपियंस और उनके करीबी रिश्तेदारों की इब्तिदा इससे कहें कहीं पहले और मुमकिना तौर पर ये अफ्रीका में नहीं बल्कि एशिया में हुई है, जैसा कि अब तक हमारा मानना था कि ये सिर्फ अफ्रीका में हुई। और ये तहकीक आलमी शोहरत याफ्ता साइंसी जरीदे साइंस में शाया हुई, जिसमें खोपड़ी के जदीद डिजिटल तज्जिए के ज़रिए हासिल शुदा शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि इंसानों की मुख्तलिफ अक़साम, जिनमें निडरथल्स, होमोलॉन्गी जिसको ड्रैगन मैन भी कहा जाता है, होमोस्पेंस शामिल हैं, और एक दूसरे के साथ न सिर्फ हज़ारों साल तक मौजूद रहे बल्कि मुमकिना तौर पर एक दूसरे के साथ इख्तलात भी करते रहे। ये खोपड़ी, जिसे यूनिशन 2 का नाम दिया गया है, सन 1990 में चीन के सूबे में दरियाफ्त हुई थी। उस वक्त से इब्तदाई इंसानी नो से मंसूब इसको किया गया था, लेकिन अब जदीद सिटी स्कैन, 3D इमेजिंग और वर्चुअल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ज़रिए इसका असर नो जायज़ा लिया गया और नतीजा हैरान कुन था। खोपड़ी में वो हदहाल पाए गए हैं जो कि इससे पहले हम ये समझते थे कि ये तमाम तर चीज़ें अफ्रीका में होमो इरेक्टस के बजाय होमो लॉन्गी और होमो स्पेंसर के ज़्यादा करीब थे। माहिरीन के मुताबिक इस खोपड़ी की दिमागी गुंजाइश भी जदीद इंसानों से मुशाबे है, जो इस बात का अंदिया देती है कि इंसानी दिमाग की पेचीदगी बहुत पहले से मौजूद थी। यानी कि अब जो मुझे चीज़ समझ आई है वो यही है कि जो खोपड़ियाँ हैं उनमें भी जिद्दत आ चुकी है। पहले जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी हमें पता चलने लग पड़ी हैं। और होमो सैपियंस के हवाले से जो हसनैन आपने बात की है, ये पहले यही कहा जाता था कि शायद इनका सिर्फ ताल्लुक जो है वो अफ्रीका से है, लेकिन मतलब इंसान का इर्तिका शायद अफ्रीका से हुआ है और इंसान सबसे पहले वहाँ पे पैदा हुआ, लेकिन अब इस तहकीक के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, ये एशिया से भी इनका ताल्लुक है और शायद एशिया में भी इंसान इर्तिकाई मराइल में यहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल यही बताने की कोशिश हम आपको कर रहे थे, यकीनी तौर पर आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। मुहक्किकीन ने एक वेल दरियाफ्त की है जिसके जिस्म में सन 19वीं सदी का एक हार्पून लगा हुआ था, जो जाहिर करता है कि वेल ने 100 साल से ज़्यादा अरसा जिंदा रहकर ये जख्म सहा है, बर्दाश्त किया है। और ये हैरत अंगेज़ दरियाफ्त वेल की कुव्वत बर्दाश्त और तवील उम्र को भी जाहिर करती है। अब ये हार्पून जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत, आप ये कहें कि बड़ा सा जो तीर होता है, जो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जो तीर लगता है, ये उसकी बात की जा रही है, जो तकरीबन 2 सदी तक जिंदा रह सकते हैं ये लगने के बाद। और ये हार्पून वेल के अंदर 1800 की दहाई के आखिर से था, जब तजारती वेल शिकार अपनी इंतहा पर था। और इस चोट के बावजूद वेल जिंदा ही नहीं रही बल्कि समुंदर में बढ़ती भी चली गई, फैलती फूलती भी चली गई, जिससे साइंसदानों की आप ये कहें कि शिफायाबी और बर्दाश्त के बारे में समझ में नया रुख मिला। और ये दरियाफ्त वेल की हिफाजत की अहमियत को दोबारा से उजागर करती है, क्योंकि इस तरह की जो मखलूक़ात होती है वो ना सिर्फ समुद्री माहौल के लिए अहम है बल्कि इंसान के इस्तेहसाल के खिलाफ बका की अलामत भी है। और ये कुदरत की मज़ामत और इंसानियत की जिम्मेदारी का जिंदा सबूत है कि किस तरह से उन्होंने इतने साल जख्म बर्दाश्त किया। बिल्कुल ऐसी है। और ये क्या कहते होते हैं कि एक ऐसी मिसाल है कि जख्म को बर्दाश्त भी किया जा सकता है अगर आप बर्दाश्त करने वाले हो। लेकिन खैर वो एक अलग स्पीशीज है, हम एक अलग हैं और हम में शायद इतनी बर्दाश्त का मादा नहीं है जितना उनमें होता है, लेकिन फिर भी इंसानों में भी आप देखें तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े जख्म बर्दाश्त कर लेते हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ख़वातीन की हवाले से एक बड़ी हौसला अफजा खबर है और ये है कतर से। ख़वातीन की पेशा वाराना और घरेलू जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है और बहुत सी माएँ और बेटियां दफ्तर या फिर घर के दोहरी जिम्मेदारियों के दबाव में रहती हैं और कतर ने इनके वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर बनाने और ख़ानदानी ज़िंदगी को
फ़रोग देने के लिए एक नया उसूल नाफिज किया है और इस उसूल के तहत ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में 2 घंटे कम काम करने की इजाज़त होगी और इसके अलावा माओं को ये भी सहूलत दी गई है कि वो अपने बच्चों के स्कूल के इम्तिहानात या फिर तातीलात के दौरान वक्त से पहले दफ्तर से जा सकती हैं। ये इधर भी होना चाहिए। फिर मैं आप 2 घंटे पहले चली जाऊंगी आपसे। नहीं, आप 2 घंटे पहले चली जाएंगी तो फिर शो खत्म हो जाएगा ना। मतलब कि 2 घंटे का शो है तो आपको आधा घंटा पहले जाना चाहिए। मतलब मैं 2 घंटे का शो करने के बाद बस जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। वैसे ये निज़ाम जो है वो देखा जाए तो ये एक अलग बात है, अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात की थी कि जो जिम्मेदारियां हैं ख़वातीन पर वो वाकई बहुत ज़्यादा होती हैं। घर की भी हो गया, फिर जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके लिए दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर का काम भी देखना, ऑफिस के मामलात भी देखना, फिर पेरेंट्स को भी टाइम देना, फिर जिनकी शादियां हैं उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना, उनकी तमाम तर छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना, उनकी चिक चिक भी सुनना, फिर हस्बैंड्स के भी ज़ाहिर है उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, उनकी भी वो भी देखना, सब कुछ लेकर चलना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किलात में वो तमाम तर चीज़ें करती हैं। एक तो हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए और फिर ये कतर की स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है जी। इसको पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इसको पूरी दुनिया में होना चाहिए। और ख़वातीन के हवाले से जो लोग आवाज़ तो सब उठाते हैं लेकिन उनके प्रैक्टिकली इस तरह से जाके उनको सपोर्ट किया जाता है जिस तरह से कतर वालों ने उनको सपोर्ट किया। ख़वातीन वज़ात ये हैं आज की हमारी जो सोशल स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।